Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Let's go to success. Let's start Foreign Exchange Management Act 2002. इस वीडियो में हम फेमा 2002 के सेक्शन 3, 4, 8 एंड 9 के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 3 बताता है हमें डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, फेमा ने क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं उन पर कि हम फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी में डीलिंग नहीं कर सकते। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करना चाहते हैं तो हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की और आरबीआई की। तो देखिए, और कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आरबीआई ने लगाई है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज पर जो इंडियन रेजिडेंट हैं। First one is deal transfer any foreign exchange or security to any person not being an authorized person। कोई भी इंडियन रेजिडेंट ना तो डील कर सकता है ना ही ट्रांसफ़र कर सकता है फोन एक्सचेंज और करेंसी का किसी भी पर्सन के साथ। अगर वो ऑथोराइज पर्सन नहीं है तो उसके साथ डीलिंग और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही कोई पेमेंट कर सकते हैं, ना ही रिसीव कर सकते हैं किसी भी पर्सन से अगर वो ऑथोराइज पर्सन नहीं है। फोर्थ वन इज एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन एनी एसेट आउटसाइड इंडिया। इसका मीनिंग क्या है? हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीनिंग मतलब हम कोई ऐसी एसेट्स परचेज नहीं कर सकते जो कि आउटसाइड इंडिया है। हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की इंडिया में रहते हुए, लेकिन जो फाइनेंशियल एसेट है वो सिचुएटेड कहाँ है? आउटसाइड द इंडिया, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। सेक्शन 3 क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है ऐसी ट्रांजेक्शन्स को। नेक्स्ट इज सेक्शन 4 दैट इज होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेक्शन 3 हमें बताता है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, बट सेक्शन 4 स्पेसिफाई कर रहा है होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कोई भी पर्सन होल्ड करके नहीं रख सकता फॉरेन एक्सचेंज को, ना ही वो एक्वायर कर सकता है, होल्ड डाउन नहीं कर सकता, पोजेस नहीं कर सकता और ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी को या फिर कोई भी ई मूवेबल प्रॉपर्टी को दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। और इसमें एक बात और ऐड की गई है, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इसकी कुछ इस सेक्शन की एग्जम्पशंस भी हैं, मतलब कि कोई भी पर्सन है एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, पोजेस कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटी को, अगर एक्ट हमें क्या करना है? परमिशन दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, आरबीआई परमिशन दे रही है, लेकिन उनकी परमिशन के बिना कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया किसी भी फॉरेन सिक्योरिटी को होल्ड करके नहीं रख सकता। नेक्स्ट सेक्शन 8 इज रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए, इसका मीनिंग क्या है कि आपने इंडिया में रहते हुए या फिर फॉरेन में रहते हुए जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, आपने कोई इनकम नहीं कह सकते, आपके पास कोई फॉरेन एक्सचेंज है जो आपको रियलाइज हुई, तो गवर्नमेंट चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, आरबीआई चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी उसे इंडिया वापस भेज दो। दैट इज रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Any amount of foreign exchange is due or has accrued to PRII पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर आपको कोई फॉरेन एक्सचेंज ड्यू हो गई है या फिर एक्रूड है, आपको मिलने वाली है, जब आपको मिल चुकी है तो आप उसको जल्दी से जल्दी इंडिया भेज दो। टेक ऑल रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स टू रियलाइज एंड रिपेट्रिएट टू इंडिया विद इन सच पीरियड एंड मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। जैसे आरबीआई ने प्रेस्क्राइब किया है उसी टाइम पीरियड लिमिट के अंदर और उसी मैनर में आप जल्दी से जल्दी वो पैसा क्या कर दो? इंडिया में रिपेट्रिएट कर दीजिए। अब देखिए, रिपेट्रिएट कैसे कर सकते हैं? कुछ आरबीआई ने मैनर बताए हैं कि अगर आपने इस तरह से कुछ मेथड्स को फॉलो किया तो हम समझेंगे कि आपने पैसा रिपेट्रिएट कर दिया। वो कैसे? फर्स्ट वन इज सेलिंग टू एन ऑथोराइज पर्सन इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज ऑफ रुपीज़। आपके पास फॉरेन करेंसी है, आप क्या कीजिए? इंडिया के किसी ऑथोराइज पर्सन को सेल कर दीजिए और इन द एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ और इंडियन की करेंसी ले लीजिए, तो हम मान लेंगे कि आपने पैसा क्या किया है? इंडिया में रिपेट्रिएट कर दिया है। या फिर होल्डिंग इन एन अकाउंट विद एन ऑथोराइज पर्सन इन इंडिया टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। आप कोई अकाउंट ओपन कर लीजिए इन इंडिया विद द ऑथोराइज पर्सन, लेकिन उस लिमिट तक
जिस लिमिट तक आरबीआई आपको परमिशन दे रही है, तो हम मान लेंगे कि आपने पैसा जो फॉरेन करेंसी है इंडिया में रिपेट्रिएट कर दिया। और थर्ड ऑप्शन क्या है, यूजिंग फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ए डेट और लायबिलिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन एक्सचेंज। आपकी कोई लायबिलिटी है, कोई डेट है जो कि फॉरेन एक्सचेंज भी डिनोमिनेट है, आप उसको डिस्चार्ज कर दीजिए, उस लायबिलिटी को पे कर दीजिए, तो भी हम मान लेंगे कि आपने उस पैसे को रिपेट्रिएट कर दिया। Section 9 is specify about exemptions from section 4th and 8। जो सेक्शन 4th and 8 में बातें कही गई हैं, हमें उसे exemptions मिलेंगी, वो कहता है सेक्शन 9। फर्स्ट वन इज पोजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी और कॉइन्स by any person up to limit as RBI specify, और फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड और ऑपरेटेड अप टू द लिमिट स्पेसिफाई बाई RBI। कोई भी पर्सन, इंडिया का पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया करेंसी, फॉरेन करेंसी को होल्ड कर सकता है, कॉइन्स को होल्ड कर सकता है, या फिर अकाउंट को मेंटेन कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, बट अबाउट द लिमिट स्पेसिफाई बाय RBI, जिस यहाँ तक आपको RBI परमिशन दे रहा है। नेक्स्ट इज क्या एग्जम्पशन है, अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी एक्वायर की है और रिसीव की है बिफोर ऑफ द 8th of July 1947, आपने 8th of July 1947 से कोई फॉरेन करेंसी उसे पहले एक्वायर की हुई है और आप अभी तक जिंदा हो, तो आप पैसा रख सकते हो, वो पैसा आपका है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको पैसा मिला है, फॉरेन करेंसी मिली है फ्रॉम द पर्सन मेंशन अबव, आपको दादा परदादा हैं, उन्होंने 1947 से पहले फॉरेन करेंसी एक्वायर की हुई है एज ए इनहेरिटेंस, और आपको गिफ्ट, आपको वो फॉरेन करेंसी मिल गई है, तो आप उसको रख सकते हो, उसके ऊपर आपका हक है। नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी एक्वायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, ऑनोरेरियम, तो आप पैसा अपने पास रख सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।